हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, इस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018 के। और यहाँ हम शिफ्ट बाय शिफ्ट पूरे जो साइंस के पेपर्स हैं उनको यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करवाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रुप डी के जो पेपर है ना, आप सोचिए 5000 पन्नों में है। और 5000 पन्नों में आप सोचेंगे 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन हैं। यानी कि 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन को पढ़ने में ना दोस्तों 2-3 महीने निकल जाएंगे। और उनको टॉपिक वाइज सेलेक्ट करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो आसान यही है कि मैं आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराऊँ। और दोस्तों, आपको पता है ये जो पीडीएफ बनाने में कितना टाइम मेरे को लगा है, कम से कम 2 घंटे इस पीडीएफ को बनाने में लगे हैं। तो आपसे निवेदन है कि यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप देखना कि मैंने जो न्यूमेरिकल सीट आपको कराई थी, पूरे 16 वीडियो डाले थे, उसमें से सिर्फ आज की इस शिफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में ही मिल जाएंगे। पिछला वीडियो बनाया था ना, जो पार्ट नंबर 16, उसमें से ही 5-6 वीडियो आपको मिल जाएंगे इस आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है खेमराज सैनी और रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 वीडियो इसके हम शुरू करने जा रहे हैं। और ऐसे शिफ्ट बाय शिफ्ट पर डे मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर डेली डालने की कोशिश करूँगा। और ये जो पेपर है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। उस व्यक्ति का चुनाव करना है जो कि इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। और आपको पता है, देखिए, थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपको पता है विराट कोहली एक प्लेयर है जबकि सारे हैं वो साइंटिस्ट के नेम है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि विराट कोहली। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगातार उस पर लागू किया जाता है, तो इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसकी किस चीज़ है वो लगातार बदलती रहती है। तो आपको पता होगा, देखिए, जो भार है वो W बराबर होता है mg। तो देखिए, अगर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो उसके भार में कोई चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान तो कोई बदलता ही नहीं है, ठीक है। आकृति है, यानी कि उसका फिगर है। अब देखिए, फिगर है, जब असंतुलित बल लगाएंगे तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चाल, स्पीड, देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था। चाल बराबर क्या होती है? चाल होती है जब किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम चाल बोलते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन कौन करता है? बल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चाल, यानी कि स्पीड, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है बायोलॉजी से। देखिए, निषेचित अंडा और युग्मनज किस में संयोजित होते हैं, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट किस में कॉम्बाइन होते हैं? दोनों हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर है यूटेरस, यानी कि गर्भाशय। अब देखिए, अंडा से क्या होता है? जहाँ पर अंडाणु बनते हैं, मतलब फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ पर अंडाणु बनते हैं। गर्भाशय क्या होता है? यूटेरस, जहाँ पे क्या होते हैं, जो बच्चा है वो वहाँ पर जिसका विकास होता है उसको बोलते हैं पर गर्भाशय। योनि क्या होती है? देखिए, जो मार्ग होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ पर जो स्पर्म है उनके जाने का जो रास्ता होता है उसे ही योनि कहते हैं। ये तो आप बहुत डिटेल से जानते हैं। और ये है गर्भाशय, ग्रीवा, यूटेरस, सर्विक्स। तो यहाँ पर देखिए, यूटेरस है, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि निषेचित अंडा, यानी कि फर्टाइल एग। और जाइगोट, जाइगोट क्या होते हैं? जब शुक्राणु और यहाँ पर अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि एग्स और स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसको यहाँ पर जाइगोट प्रोसेस बोलते हैं। और ये दोनों आपके यूटेरस में जाके यहाँ पर कॉम्बाइन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है उसका रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? अब देखिए, बहुत सारे तत्व हैं जिनके नाम है वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, किसी के इंग्लिश वर्जन से लिए गए हैं, किसी के आपके बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रहने वाला है आयरन, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, कोई साइंटिफिक क्लू नहीं है कि मैं इसको और बेसिस समझा सकूँ। ये देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रासायनिक प्रतीक, वैसे सबके रासायनिक प्रतीक अलग अलग होते हैं, लेकिन लैटिन भाषा से है, उनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि लैटिन भाषा से इन ऑप्शंस में से आयरन है वो यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और अगेन एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य की बात हो रही है और कार्य वाले चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा था। और ये जो क्वेश्चन है वो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड है। और गतिज ऊर्जा से यहाँ देखिए, 4 मीटर प्रति सेकंड वेग था, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वहाँ मैंने बताया था अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है तो वहाँ आपको ले लेना है 2 अलग अलग वेग हैं, m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों।
ये यहाँ पर आपको सूत्र लगाना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको हल करते हैं तो देखिए आपको ये V1 का मान है, ये V2 का मान है और किलोग्राम पिंड है उसका मान m, यानी कि आपको दे रखा है m बराबर 1 किलोग्राम है। उसके बाद में V1 का मान है 4 और V2 का मान है यहाँ पर दोस्तों 8। अब देखिए रख लेते हैं, वैल्यू को रखते हैं W बराबर तो 1/2, यहाँ पर देखिए mv² यानी कि m का मतलब 1 और v का मतलब बड़ा यानी कि बड़ा लेना है तो 8 यानी कि 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। इसके बाद 1/2 और 1 यूँ का यूँ और 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 8 का स्क्वायर होगा 64 और 1/2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा ये कितना 8, तो 32 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 24 जूल। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 24 जूल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखिए पहला मैंने आपको कल ही जो लास्ट वाला पेपर है ग्रेविटेशन का उसमें आपको कराया, उससे पहले गति के तीनों समीकरण करवाए हैं और तीनों नियम कराए हैं, उसी से है। देखिए तेजी से आते हुए क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के लिए क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे हटाता है। तो ये तो देखिए दूसरे नियम पर आधारित है। दूसरा, जब हम पैदल चलना प्रारंभ करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल स्लो हो जाती है। तो ये देखिए जड़त्व का नियम है, यानी कि पहला रूल है ये। और देखिए जब वस्तु अचानक आगे चलती है तो यात्री पीछे को झटका लगता है, ये भी पहले रूल पर आधारित है। और तीसरा चौथा है रॉकेट का लॉन्च करना। दोस्तों बिल्कुल ये यहाँ पर तीसरा उदाहरण पर है। अब देखिए तीसरा उदाहरण था वो था एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो देखिए रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो रॉकेट से एक बहुत अधिक मात्रा में गैस है वो बाहर निकलती है, और गैस तो बाहर निकलती है लेकिन जो रॉकेट है दोस्तों वो आगे की ओर चला जाता है, जबकि गैस है वो पीछे की ओर निकलती है। तो इस सिद्धांत पर जो रॉकेट है वो यहाँ पर कार्य करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए गुरुत्वीय बल को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो किस रूप में लगता है। तो देखिए द्रव्यमान है ये तो सेम रहता है, ये तो कोई चेंज होता नहीं है। त्वरण देखिए त्वरण की बात अलग है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रहा है, अगर यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता तो फिर हम इसके ऊपर देखते। आवेग देखिए आवेग एक अलग चीज़ है, ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई रिलेशन नहीं है। बात करते हैं भार। जी हाँ भार दोस्तों, भार के हमने का बारे में पढ़ा था, W बराबर होता है mg। अब देखिए G बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सातवें का राइट आंसर होगा वो होगा भार, यानी कि भार है वो किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के रूप में ही लगता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है। दोस्तों कल ही मैंने जो ग्रेविटी है उसका चैप्टर कंप्लीट कराया है, साइंस न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो, और इसमें ये टॉपिक था। तो देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही होती है ना तो घूर्णन करते समय केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको तो बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी कि कंसंट्रेटिव फोर्स, और जो बाहर की ओर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो तो केंद्र की ओर जो बल लगता है, यानी कि केंद्र की ओर बल लगता है। इसके उदाहरण मैंने आपको बहुत डिटेल से बताए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम होता है। अब देखिए pH स्केल क्या होता है, pH स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पर 0 से और 14 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से 7 होती है तो वो जो आपके पदार्थ होता है वो एसिड फॉर्म में होता है, और इसका मान अगर 7 से 14 के बीच आता है तो वो होता है बेसिक फॉर्म में, यानी कि क्षारीय और ये अम्लीय फॉर्म, और जिसका मान 7 होता है वो यहाँ पर आपके उदासीन होता है। तो आपको बताना है उस जलीय विलयन का नाम जिसका pH वैल्यू है वो 7 से कम है। तो देखिए 7 से कम जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, अम्ल की। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन से निम्न में से अम्ल है। तो देखिए ये सारे हैं वो लवण है होने को तो, लेकिन यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पर एक अम्ल की श्रेणी में आता है। हालांकि ये एक लवण है लेकिन इसका जो pH वैल्यू है वो यहाँ पर 7 से कम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए दोस्तों ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया आपने देखी होगी, अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, उनमें एक मात्र ऐसा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कौन करता है। जब कोई धातु होती है जैसे एल्युमिनियम है, जब यह आपके धातु वाष्प यानी कि जल से क्रिया करती है तो हमेशा जब किसी धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमेशा धातु ऑक्साइड बनता है। आपको ध्यान रखना है Al2O3, और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर पूछा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण निम्न में से कौन सी धातु है जो केवल वाष्प के साथ करती है। तो आपको ध्यान रखना है केवल एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, वो वाष्प की उपस्थिति में करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस
तीनों के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए धातु, अधातु, निष्क्रिय तत्व और उपधातु। दोस्तों वैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको पूरी डिटेल से आपको करवाऊं। तो अगर आपको करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको और डिटेल से बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी पर, तब जाके आपको ये क्वेश्चन है और अच्छे से आ पाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ में आप देख रहे हैं ये बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम और पोलोनियम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन लाइन में ये सारे क्या है यहाँ पर उपधातु बोलते हैं। और जो उपधातु होते हैं ये क्या करते हैं, उपधातु से बाईं ओर जो स्थित होते हैं वो सारे धारे धातु होते हैं, और इधर जो सारे स्थित होते हैं वो होते हैं यहाँ पर सारे अधातु। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन लाइन है, इससे ये तो तत्व आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं यहाँ पर अधातु। अब देखिए अधातुओं की विशेषता क्या होती है, देखिए वर्ग संख्या 18 है, इनमें सारे के सारे क्या होते हैं गैसेज होती है। तो गैस तो इनमें इंक्लूड है ही। उसके अलावा देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ है जो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ गैसेज होती हैं वो लिक्विड भी होती हैं, यानी कि जो अधातु होते हैं ये सारे के सारे, ये इधर जो आपको अधातु दिख रही हैं ये सारे के सारे तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड, स्टेट और लिक्विड, यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर अधातु हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पौधों में लचीलापन किस उत्तक की वजह से होता है? कक्षा 9 का एक चैप्टर है जिसको उत्तक का नाम दिया गया है। उस क्वेश्चन से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में कम से कम 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरी शिफ्टों में, यानी कि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन उत्तक वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप उसको एक बार डिटेल से पढ़ लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं उस चैप्टर के ऊपर बनने वाले सारे क्वेश्चंस का बनाकर एक PDF आपको दे दूंगा। तो देखिए पौधे में लचीलापन है वो यहाँ पर कोलेरन कायमा की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए जाइलम है और फ्लोएम है, ये तो पेड़ पौधों में आपके जल और भोजन का संवहन करते हैं। स्क्लेरन कायमा होता है, ये कठोरता प्रदान करता है पेड़ पौधों को, और जो लचीलापन प्रदान करता है वो करता है कोलेरन कायमा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है वो हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? तो देखिए हवा में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण ही होती है। देखिए श्वसन है, श्वसन तो आपको पता है हम श्वसन लेते हैं, वो अलग अलग जीव अलग अलग गैसें से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हवा की उपस्थिति में आपको सोच रहे हो कि श्वसन भी हो सकते हैं, लेकिन श्वसन नहीं होते दोस्तों, उत्सर्जन भी नहीं होता है और वाष्पीकरण भी नहीं होता है। यहाँ पर पहला जो दिया गया है हवा की उपस्थिति में पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर करते हैं वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, सॉरी गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे था कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अनुपस्थिति होती तो प्रकाश संश्लेषण होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात हो रही है तो यहाँ पर श्वसन सही आंसर होगा, क्योंकि हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं हवा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थिति होता तो पेड़ पौधे यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से देख लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से जंतु हैं जिनका जो रक्त होता है वो गर्म होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से यहाँ पर बताता हूँ कि वार्म ब्लडेड क्या होते हैं और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। अब देखिए दो प्रकार के जंतु आपको बताए थे, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो अपने शरीर का टेम्परेचर है वो अलग अलग स्थान पर जाने पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि केवल एक ही जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी फिश होती हैं, ठीक है, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं वो कुछ गर्म पानी की होती है, कुछ ठंडे पानी की होती है, यानी कि वो अपने वातावरण को या आप जलवायु को चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर जीवित नहीं रह सकती, तो उनको बोलते हैं यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें वार्म ब्लडेड की, तो ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो अपने शरीर के टेम्परेचर को किसी भी जलवायु में, किसी भी मौसम में वहाँ पर ढाल सकते हैं, यानी कि अपने शरीर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, हर मौसम के अनुसार, तो उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पर देखिए वार्म ब्लडेड का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर है कबूतर। ठीक है, कबूतर है वो वार्म ब्लडेड है, जबकि ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे से ये समझ आगे होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो है केमिस्ट्री से। और यहाँ पर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोष क्या होता है, पूर्ण होता है। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक बार फिर से जो पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों पीरियोडिक टेबल से आप और अच्छे से समझ सकते। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है और आपको
देखिए वर्ग संख्या 18 होते हैं ना, ये वर्ग संख्या 18 है, तो वर्ग संख्या 18, वर्ग संख्या 17, वर्ग संख्या 16, 15, 14, 13, इनमें होता क्या है, वर्ग संख्या 13 है ना, इसमें अंत में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10-10 घटाते चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ग संख्या 13 है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 3, इसमें होंगे 4, इसमें होंगे 5, इसमें होंगे 6, इसमें होंगे 7, इसमें होंगे 8। तो देखिए जो वर्ग संख्या 18 है, इसके अंत में जो सारे तत्व आते हैं, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 8 तत्व हैं, और अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कोष में। तो यहाँ पर देखिए वर्ग संख्या 18 है, इन सबके पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो वर्ग संख्या 18 है, इनके तत्वों का जो बाहरी कोष होता है वो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण होता है, फुलफिल होता है। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल रिलेटेड है यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी से ही। सामान्यतः इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो देखिए वापिस से आपको ले चलता हूँ पीरियोडिक टेबल पर, क्योंकि वहीं से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होते हैं, वो होते हैं ये आपको दिख रहे होंगे दोनों, और फिर इसके बाद में ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होते हैं। अब देखिए ये वर्ग संख्या 1 है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, 2 वाले 2 कर सकते हैं, 3 वाले 3 कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या ये हो जाती है, यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, 5, 6, 7, 8, इनको समस्या होती है कि देखिए एक वर्ग यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागना, 2 इलेक्ट्रॉन का त्यागना और 3 इलेक्ट्रॉन का त्यागना आसान होता है। लेकिन अष्टक रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनके पास समस्या आ जाती है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। इसी प्रकार से जो वर्ग 15 के तत्व हैं, इनके पास समस्या यही है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक पूरा कर लेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं वो 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग सकते हैं, यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं, क्योंकि अगर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस परमाणु के लिए ये कठिन प्रोसेस होती है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 5 और 3 अष्टक अपना पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था यहाँ पर ग्रेविटी का, उसी का ही क्वेश्चन है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको बताना है कितना होता है, तो ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मैंने पीछे यहाँ पर किलोग्राम नहीं लगाया, ठीक है दोस्तों, ये भूल गया। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेना, 6 × 10⁻24 किलोग्राम यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, वो होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? अब देखिए पराध्वनि क्या होती है, जिसकी डेसिबल जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पराध्वनि उसको बोलते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा जानवर होता है जो पराध्वनि उत्पन्न करता है? अब देखिए यहाँ पर देखिए हाथी है, पतंगा है, मगरमच्छ है, ये इसके उदाहरण नहीं है। पोरपोइसेस, ठीक है, पोरपोइसेस है, ये आपकी डॉल्फिन होती है, उसकी तरह एक मछली होती है, ये यहाँ पर पराध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा पराध्वनि चमगादड़ भी उत्पन्न करती है, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ नहीं है, ये शिकार करने के लिए यहाँ पर ये ध्वनि उत्पन्न करती है और उसी की मदद से ये अपने शिकार को ढूंढती है। तो ये उसका सही उत्तर है पोरपोइसेस। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति होती है, सर्वाधिक होती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, और ठोसों में पूछे ठोसों में किस में, तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला, और ये है एक न्यूमेरिकल प्यारा सा सीधा सा। चलिए देखते हैं। 4 कूलाम आवेश को 18 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल से कराया है, इसके क्वेश्चंस भी। तो देखिए हमने विभवांतर की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि एकांक कूलाम आवेश को 2 बिंदुओं के बीच लाने में जो किया गया कार्य है उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर की जो परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं। विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे यहाँ पर आवेश, यानी कि आवेश को लाने में जो किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखिए कार्य का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम कार्य का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो कार्य आएगा वो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कूलाम यानी कि आवेश इंटू यहाँ पर क्या आएगा, विभवांतर। तो देखिए कार्य W बराबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आवेश का मान है 4 और विभवांतर का मान है 8, 18, तो ये कितने हो गए, 18 चौक 72, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 72 जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित में से भौतिक विज्ञान में निम्न में से कार्य को परिभाषित किया जाता है, यानी कि आपको बताना है फिजिक्स में जो कार्य की परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा जिससे विस्थापन नहीं होता हो, दूसरा विस्थापित वस्तु के बल द्वारा, विस्थापित वस्तु द्वारा, तीसरा वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं,
देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कार्य की डेफिनेशन है वो बता दूं। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें और बल की दिशा में कुछ विस्थापन हो जाए, यानी कि वस्तु है उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं भौतिकी में किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखिए एक कोई सा भी यहाँ पर स्टेटमेंट है वो इनकी सही परिभाषा यहाँ पर नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए लेकिन यहाँ से देखिए एग्जाम्पल नंबर बी और एग्जाम्पल नंबर सी है वो इसकी सभी डिफाइन है, इसको सही डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए जो कार्य होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। तो देखिए वस्तु पर कार्यान्वित बल के द्वारा और दूसरा विस्थापित बल के द्वारा, यानी कि इन दोनों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा वो बी एंड सी होगा दोस्तों। जबकि आंसर की में इसका जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर डी दे रखा है, लेकिन दोस्तों आंसर होगा बी एंड सी, क्योंकि डी देखिए ये वाला ये जो परिभाषा है ना वो थोड़ी गलत बैठ रही है, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के द्वारा और विस्थापन नहीं होने की बात हो रही है, जबकि वहाँ पर विस्थापन एक्चुअल में होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक प्रतिरोध एक चालक होता है, उसका प्रतिरोध होता है निम्न में से किस किस पर निर्भर नहीं करता। तो हमने बताया था चालक का प्रतिरोध होता है, उसका सूत्र होता है RL/A। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ पर होता था, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई पर डिपेंड करता है। दूसरा पदार्थ की बात हो रही है तो बिल्कुल पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि पदार्थ किस प्रकार का है, तो उस पर डिपेंड करता है। देखिए दाब पर निर्भर नहीं करता, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा दाब, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो दाब पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अगला जो क्वेश्चन है वो एक प्रकार का जन्म या जन्म नहीं है जनन होना चाहिए, ठीक है। एक प्रकार का जनन जिसमें पौधे के शरीर का एक भाग नए जीव का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं। यानी कि जनन के जो टाइप होते हैं ना उनसे से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा जनन का प्रकार है जिसमें पौधे का एक भाग है ना, पौधे का एक भाग टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। तो देखिए विखंडन में तो क्या होता है, एक जो जीव होता है कोशिका होती है उसकी दो अलग अलग कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, यानी टूट जाती है। लैंगिक संवर्धन में तो आप जानते हैं दो आपके अलग अलग माता पिता होते हैं, उनसे एक नए जीव का निर्माण होता है। और पुनर्जनन में क्या होता है, एक जो जीव होता है वो डेड हो जाता है और उससे पुनः नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, विषाणुओं में होता है। तो यहाँ पर जो कायिक संवर्धन है ये इसका सही आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पौधा होता है उसका कोई सा भाग है वो टूटकर नए जीव का यहाँ पर निर्माण कर देता है। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। धावन सोडा के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए धावन सोडा होता है उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O, ये होता है धावन सोडा का सूत्र। अब देखिए जल के अणु आपको स्पष्टली दिख रहे हैं सूत्र में Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर पूछा है कितने जल के अणु हैं, तो यहाँ पर 10 जल के अणु होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 जल के अणु हैं, इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, वो बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का रेशियो होता है हमेशा कितना होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है हमेशा 1 होता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आती है, तो यानी कि इनका जो रेशियो होगा द्रव्यमान का वो होगा 1:8 हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, पहले क्वेश्चंस को वहाँ पे सेलेक्ट करना, फिर टाइपिंग करना, फिर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और फिर पीडीएफ को सेट करना। दोस्तों 1.5 से 2 घंटे लग गए इस वीडियो को बनाने में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि पूरी जो शिफ्ट है ना, पूरी शिफ्ट करने में लगभग आपको पता है 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो आप क्या करिए तब तक एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए। मैं रोज एक शिफ्ट के आपके साइंस के न्यूमेरिकल्स साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा और मेरा दावा है अगर आप इस सीरीज को देख लोगे आपका कोई भी साइंस का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप रेलवे की कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।